नमस्कार दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिएगा भैया, आज दूसरी टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं हिंदी के, यानी कि इसमें से मैंने आपका एक साहित्य का भाग भी जोड़ा गया है और बाकी सभी चैप्टर हैं। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को करें अच्छे से ध्यानपूर्वक और उसके साथ साथ भैया अपना आंसर पहले टिक करते रहें, बाद में मैं आंसर बोल रहा हूँ, उसके साथ साथ उनके क्या आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे। देखिए, वैसे का पहला क्वेश्चन है आपका कि ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है। तो देखिए, ब्रज भाषा के विकास की बात करें तो देखिए, ब्रज भाषा का विकास माना जाता है यानी कि किससे, शौरसेनी अपभ्रंश से। कौन से अपभ्रंश से भाई? यानी कि शौरसेनी। देखिए, ये जो क्रम चलता है आपका भाषा के विकास क्रम का, एक तो हुई आपकी पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद कौन सी हुई आपकी वैदिक संस्कृत, वैदिक के बाद कौन सी हुई आपकी लौकिक संस्कृत, लौकिक के बाद कौन सी आई आपकी पाली आई, पाली के बाद कौन सी रही प्राकृत, प्राकृत के बाद कौन सी रही अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में शौरसेनी और फिर क्या अवध। अर्थात इसका जो क्रम है तो वो किसके की ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है मेरे भाई? तो वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है भाई, थोड़ा सोच समझ कर आंसर करें। क्वेश्चन है कि किसी राज्य विशेष की मातृभाषा, मतलब राज्य भाषा का सही अर्थ है, ये पूछना चाह रहा है वो कि राज्य भाषा, क्योंकि देखो आपकी जो हिंदी भाषा है उसके क्या कि तीन रूप हैं, एक तो आपकी मातृभाषा है, एक आपकी राज्य भाषा है, एक आपकी राष्ट्रभाषा है। कहा कि किसी राज्य विशेष की मातृभाषा, तो मेरे भाई ये तो कहलाती है, किसी राज्य विशेष की जो मातृभाषा होती है तो वो कहलाती है आपकी मातृ ही भाषा कहलाती है। इसके बाद सब साधारण की मातृभाषा, तो भाई ये भी किसके अंतर्गत आता है? ये भी मातृभाषा के। शुद्ध और साहित्यिक भाषा, तो मेरे भाई उसका प्रयोग जो करते हैं कि शुद्ध और साहित्यिक भाषा जो होती है आपकी वो हिंदी व्याकरण के रूप से होती है, लेकिन सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा जो होती है वो आपकी कौन सी होगी? वही आपकी कौन सी राज्य भाषा होती है। तो मेरे भाई इसका जो आंसर हो जाना है, इसका आंसर कौन सा होगा आपका? आंसर ऑप्शन नंबर डी। अर्थात जो मातृभाषा होती है तो वो माँ या परिवार द्वारा सिखाई गई भाषा होती है, और जो आपकी राष्ट्रभाषा होती है तो कहते हैं जिस क्षेत्र के, मतलब जिस देश की अधिकांशतः लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा आपकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। राज्य भाषा प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग होने वाली भाषा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है तो वो कौन सी होगी। देखिए, द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती, थोड़ी सी डिटेल बता दूं मैं आपको, यानी कि वस्तु होता है, कोई भी वस्तु है और उन वस्तुओं की जिनकी क्या मापतोल हो सके, मापतोल हो सके, और दूसरी बात वो ठोस, द्रव या फिर क्या गैस के रूप में हों, तो वो जो अवस्था कहलाती है वो आपके कौन से होते हैं? वो द्रव्य या पदार्थवाचक होते हैं। अब इसमें पहली संज्ञा है कौन सा? सुंदरता। तो सुंदरता मेरे भाई कौन सी आपकी? भाववाचक है, क्योंकि सुंदर जो है वो आपका विशेषण है और विशेषण से बनी संज्ञा कौन सी है? सुंदरता। तो सुंदरता भाई भाववाचक है। अगला कहा अर्थशास्त्र। तो जो अर्थशास्त्र है तो भाई इसका क्या होगा? यानी कि क्या एक विषय विशेष में से है तो इसमें व्यक्तिवाचक है। अगला आ जाता है कौन सा? सोना। तो भाई सोना क्या है आपका? ठोस है और इसकी मापतोल भी होती है। तो भाई इसका आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अर्थात जो सोना है वो द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा शब्द है। गिरोह जो संज्ञा शब्द है उसमें कौन सी है? उसमें आपका समूहवाचक है। अर्थात गिरोह समूहवाचक है, सोना द्रव्य पदार्थवाचक है और सुंदरता आपकी भाववाचक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यथा समय में कौन सा समास है। अर्थात जो समास होता है, तो देखिए एक चीज बताई थी मैंने आप लोगों को कि जब भी किसी संज्ञा शब्द से पहले अगर कोई भी अव्यय या अव्यय रूपी उपसर्ग आ जाता है तब हमारा कौन सा? अव्ययी भाव समास होता है। तो हमने यथा समय देखा, तो यथा समय में जो यथा है
वो किसके रूप में प्रयुक्त हुआ है, अव्यय के रूप में, और समय किसके रूप में है, संज्ञा के रूप में। अर्थात इसका आंसर कौन सा हो जाना है मेरे भाई, अव्ययी भाव समास। अगर इस संज्ञा शब्द से पहले अगर आपका मेरे भैया विशेषण होता तो आपका कौन सा समास हो जाता, कर्मधारय। अगर ये अन्य का अर्थ देता तो कौन सा हो जाता, बहुब्री। लेकिन भाई ये क्या है कि आपका अव्यय संज्ञा शब्द से पहले है, तो इसका आंसर कौन सा होगा भाई, अव्ययी भाव समास। बात क्लियर हो रही होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। अब संज्ञा के कितने भेद हैं, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 5 है, और क्या है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2 वाला आंसर भी हो सकता था, वो किस कंडीशन में होता उस चीज का आपको पता हो। तो देखिए ये क्या होता, अगर संज्ञा पूछता कैसे, मूल रूप से, या किसके आधार पर पूछता, कि दृश्यता के आधार पर, मूल रूप से दृश्यता के आधार पर, तब संज्ञा होती है आपकी 2 प्रकार की। 4 प्रकार मेरे भाई होते नहीं। इसके बाद प्रकार कौन से होते हैं, 3। अगर कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार बोलता है या मुख्यतः बोलता है, तब संज्ञा के कितने भेद होते हैं आपके, 3। लेकिन इसमें क्या है कि आपकी संज्ञा कुल कितने प्रकार की होती है, तो मेरे भाई संज्ञा आपकी कुल कितने प्रकार की होती है, तो वो 5 प्रकार की होती है। इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन भाई से ध्यान से समझें। कह रहा है कि रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से देखिए, एक होता है आपका उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी इस क्वेश्चन में डिस्कशन करा था कि पहला जो आपका होता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं, वो तो होते हैं कितने मेरे भाई, उनकी संख्या होती है कितनी, 5। इसके बाद जो आपके अर्थ के आधार पर होते हैं, तो वो कितने होते हैं भैया आपके, उनकी संख्या होती है 2। जो सार्थक और कौन से होते हैं, निरर्थक। और ये 5 बताऊं उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर, तो भाई होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और एक आपका संकर। 4 शब्द कोई से प्रकार में नहीं होते। तो रचना की दृष्टि से इसका मतलब है वो पूछना चाह रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के, 3। कौन कौन से, एक का नाम होता है रूढ़, एक का नाम होता है यौगिक, और एक का नाम होता है क्या आपका, योग रूढ़। अर्थात यानी कि शब्द के कितने भेद हो गए, तो शब्द के कितने भेद भैया आपके 3 हो गए, और किसके आधार पर, रचना के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द है। इसमें से 3 शुद्ध हैं, इसका मतलब एक क्या है आपका, अशुद्ध है। पहला देखो भैया, देखते ही आप देखे इसमें लिख रहा है एक, पहला एक आपका वीणा, बिल्कुल ठीक लिखा है। वाष्प ठीक लिखा है। सिंदूर ठीक लिखा है। भाई साप्ताहिक नहीं होता, क्या होता है, साप्ताहिक होता है। तो इसलिए मेरे भाई आंसर कौन सा होगा आपका, आंसर आपका ए होगा। अगला, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। देखिए जब तत्पुरुष समास की बात करते हैं, तो तत्पुरुष समास में हमें हमेशा इसका जो समास का जो समासिक विग्रह होता है वो करना आना चाहिए। अब रस भरा, तो क्या भाई इसका समास विग्रह करेंगे, बोले रस का भरा, या रस में भरा, या रस से भरा, तो क्या निकलेगा, रस से भरा। अब जो रस से भरा है तो अलग होने के भाव में तो है नहीं, तो किसके भाव में, एक दूसरे से मिले हुए के। और जब मिलने के भाव में होता है तब भाई आपका कौन सा समास होता है, तब आपका मेरे भाई कर्ण कारक तत्पुरुष समास होता है। कर्म कारक में को विभक्ति आती, संप्रदान में केलियां आती। और भैया इसके बाद अलग से, इसलिए तत्पुरुष समास के एक बात और बता दूं, कितने भेद होते हैं, 6। और एक क्वेश्चन और आता है तत्पुरुष समास से, जो आपका संबंध कारक तत्पुरुष समास होता है। उस संबंध कारक तत्पुरुष समास में केवल संबंध कारक की 3 विभक्तियों का प्रयोग होता है, क्योंकि संबंध कारक की 9 विभक्तियां होती हैं। ये भूल मेरे भाई कभी मत कर देना कि कभी आप संबंध कारक तत्पुरुष समास में विभक्तियों की संख्या 9 लगा दो, ऑप्शन पहला ही रखा हुआ मिलेगा। केवल इसमें कौन कौन सी विभक्ति, एक विभक्ति आपकी का, की, और एक कौन सी, के। मतलब इन 3 ही विभक्तियों का प्रयोग होता है केवल संबंध कारक तत्पुरुष समास में। बाकी 6 की 6 विभक्तियों का प्रयोग, इसके अलावा जो 6 बची हैं,
अर्थात नो की नो विभक्तियों का प्रयोग वो संबंध कारक में होता है। यहाँ संबंध कारक तत्पुरुष समास होता है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। बात अच्छी लग रही हो भैया वीडियो को लाइक करते रहना। अब भाई कमेंट करके बताया करो कुछ ना कुछ तो जरूर। अगला, तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है। अर्थात इसमें आपके अर्थ के आधार पर वाक्य पूछे हैं। एक तो आपका ऑप्शन दे रखा है इसने कौन सा कि विधिवाचक, एक है संदेहवाचक, एक है इच्छावाचक और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तुम अपने काम में सफल रहो। अब इसमें भाई विधिवाचक तो नहीं हो सकता, क्योंकि विधानार्थक वाक्यों में या विधिवाचक वाक्यों में केवल किसका मिलता है, आपको कार्य का होना पाया जाता है साधारण से तरीके से। और संदेहवाचक में क्या होता है, आपको क्या होता है, संदेह होता है। जब भी आप किसी को आशीर्वाद दें, दुआ दें, श्राप दें, गाली दें, या आप उसकी किसी भी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, तब वहाँ कौन सा होता है, तब भाई वहाँ होता है आपका इच्छावाचक। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर में कौन सा समास है। भाई दोपहर, पहर कहते हैं जैसे कि एक दिन में कितने पहर होते हैं, कि बोले 8 पहर होते हैं दिन और रात में मिलाकर। दिन दिन में कितने पहर, 4। अर्थात जब दो पहर का समूह होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका दोपहर। आज जब समूह की बात करते हैं तो समूह का बोध किस समास के अंतर्गत होता है, यानी कि किसका। जब संख्याएं आती हैं तो द्विगु समास में, तत्पुरुष समास में आपको बता दिया था द्वितीय पद प्रधान होता है। कर्मधारय में कौन सा पद प्रधान होता है भाई, इसमें भी द्वितीय पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में कोई सा पद प्रधान नहीं होता है। अगर इसके आगे विशेषण लिखा हुआ होता, जैसे कहते हैं हम नीलकंठ, क्या कहते हैं, नीलकंठ, मतलब कंठ है कैसा, नीला, तब कौन सा हो जाता है, कर्मधारय। अब क्या नीला है कंठ जिसका, तो क्या हो जाता है, बहुव्रीहि। और नीला है जो कंठ, तो क्या हो जाता है, कर्मधारय। बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन है आपका रस से, कह रहे हैं कि हास्य किस रस का स्थायी भाव है। तो देखिए, करुण रस का स्थायी भाव जो होता है मेरे भाई, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है आपका कौन सा, शोक। अगला वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्या, आपका उत्साह। और रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्या, आपका क्रोध। अब हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, आपका हास। तो भाई इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई होगी। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, जहां काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार आ जाता है क्या कहलाता है। मतलब जिस काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार होता है तो वो भाई काव्य क्या कहलाता है। अर्थालंकार में अर्थ के अनुसार चमत्कार होता है, उभयालंकार में अर्थ और क्या शब्द दोनों से होता है, लेकिन केवल शब्दालंकार में किसके कारण होता है, शब्दों के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजन करेगा। आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कह रहा है कि कोई विशेषण है, मतलब कोई जो सर्वनाम शब्द दिया है आपका, उसमें कौन सा विशेषण है। देखिए, परिमाणवाचक होता तब होता है जैसे क्या वो कुछ देता, कितना देता, ये कौन सा हो जाता है आपका परिमाणवाचक। गुणवाचक वो होता जब क्या रंग रूप दशा अवस्था आकार आदि का बोध कराता, अर्थात कैसा कैसी कैसे लगाने पर उत्तर प्राप्त होता, तो गुणवाचक होता। ठीक है। और लेकिन क्या है कि आपका जो सर्वनाम जब विशेषण का कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं आपके, तब वो कहलाते हैं आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो भाई इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, बी होगा। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो बढ़िया तो भाई बताते रहें, ठीक है। और उसके बाद आप चैनल को, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखिए भाई, आप जैसी डिमांड करेंगे, जैसे क्वेश्चनों की डिमांड करेंगे, जैसी वीडियो आप चाहते हैं, मैं वैसे ही क्वेश्चन लेके आऊँगा। कम से कम आप लोग बताएंगे तभी तो होगा, ठीक है। अगर आप जिस तरीके का जो भी आपको सही लगे, जो चीज़ की आपको आवश्यकताएं हैं, तो भाई उन्हें बताएं, मैं उन्हीं पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी पेपर परीक्षाएं नज़दीक हैं। जो लोग नाराज हो रहे थे कि बोले सर आपने सिलेबस नहीं कराया, मेरे भाई सिलेबस पूरा नहीं हो सकता अभी से। अगर खिचड़ी सी पकानी हो बाकी की तरह तो खिचड़ी सी तो 4 दिन में मैं सिलेबस करा दूंगा, लेकिन भाई अगर तरीके के साथ पढ़ना है तो उसके लिए भाई समय चाहिए। अब समय है किसका,
आपको प्रैक्टिस करने का। अर्थात मैं ये टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूँ, मैं जितना हो सकता है पूरे के पूरे क्वेश्चन को मैं खोल कर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इन्हें करते रहें, निश्चित रूप से भाई आपका फायदा जरूर होगा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, नाराज मत हो बिल्कुल भी। अगला देखिए, क्वेश्चन करो बढ़िया एकदम। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिखो भाई, उसका निवारण करने के लिए मैं हूं। और मैं आपको आज इस वीडियो के अंत में एक व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर क्या आप लिख ही लें। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ करे तो आप इस पे कर दिया करें, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये है 7351481346। आप किसी भी टाइम इस पर क्या भाई व्हाट्सएप कर दें अपना क्वेश्चन, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं उसका सॉल्यूशन उसे भेज दूंगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला आता है क्वेश्चन नंबर 14, क्या है कि कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। देखिए कपीस जो है, अगर आप देखें इसमें बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करा गया है और बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करा गया है, तो इसका जो आप इसे तोड़ेंगे ये टूटेगा कपीधन ईस। और कपीधन ईस अर्थात दो मात्राओं का प्रयोग करा गया है, और दो मात्राओं का प्रयोग है तो संधि कौन सी होगी भाई आपकी, यानी कि दीर्घ संधि। अर्थात छोटी मिलेंगी तब भी बड़ी, बड़ी मिलेंगी तब भी कौन सी, बड़ी। विसर्ग संधि तब होती जब इसके अंतर्गत विसर्ग आता। यण तब होती जब क्या आपका य, व या रे इनसे पहले कोई भी आधा वर्ण मिलता तो भाई क्या होता आपका, यण संधि होती। जैसे क्या मैं उदाहरण के तौर पे दे दूं, जैसे लिखते हैं हम अन्व्यय, तो भाई वैसे पहले क्या आया, आधा न। जैसे हम लिखते हैं, एक अन्य उदाहरण भी बता देता हूं। जैसे हम लिखते हैं, एक तो अन्वय हो गया, एक लिखते हैं हम जैसे क्या प्रत्यक्ष। क्या लिखते हो मेरे भाई, प्रत्यक्ष। यानी कि जैसे पहले क्या आया, आधा वर्ण, तो कौन सी हो गई, यण स्वर संधि। वृद्धि तब होगी जब क्या आय की मात्रा यानी कि दो बार हो। किसकी मात्रा भैया, आय की मात्रा दो बार आए, या फिर औ की मात्रा यानी कि दो मात्राएं लगी होंगी, तब आपकी कौन सी होगी, तब आपकी आपकी वृद्धि संधि होगी। इसके बाद अगला है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। कितनी मात्राएं आई हैं मेरे भाई, दो मात्राएं। और इसका क्या हो जाएगा, सदा धन एव, अर्थात कौन सी संधि हो गई भाई, व्यंजन तो है नहीं, उसके बाद विसर्ग भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्वर संधि होगा मेरे भाई। कौन सी संधि, स्वर संधि। अर्थात स्वर संधि में भी सी कौन सी, वृद्धि स्वर संधि। अगला आता है कि दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या है, तो मेरे भाई दिग्गज का होता है दिक धान गज। अब वो बताता हूं मैं कैसे। एक नियम आता है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण का योग सैघोष वर्ण से होता है तो भाई पहला वर्ग अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में, तीसरे वर्ण में आदेश हो जाता है। अब तीसरे वर्ण में अर्थात तो तीसरे के बाद सैघोष मिलेगा, और सैघोष मतलब क्या आपका, तीसरा भी तो सैघोष ही होता है। तो भाई गै किस वर्ग का है, कै वर्ग का, कै ख गै, गै तीसरा है, तो इसका पहला कौन सा होगा, कै। जब ये आधा है तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप इसे पूरा बनाएं, तो इसलिए कै आधा होने के बाद बाकी ऐसे ही रह गया, तो इसका भाई ऑप्शन कौन सा हो गया, ए, अर्थात दिक धन गज, अर्थात दिग्गज। ये आता है आपका शुक्र शब्द का अर्थ है। शुक्र शब्द का अर्थ होता है मेरे भाई क्या, इसका अर्थ होता है सुअर। अगला इसके बाद होता है जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहते हैं। देखिए भाई, जिसके पास कुछ न हो, ए प्रकृत कहते हैं आप, या ए किंचन कहते हैं। तीसरा है आपका अप्राय, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका निर्धन। निर्धन कहते हैं भाई जिसके पास कोई भी धन न हो, अर्थात अप्राय का मतलब होता है पर्याप्त, अपर्याप्त कहते हैं, यानी कि जिसका कोई भी किसी भी उसे प्राप्त न हुआ हो। अकिंचन कहते हैं मतलब भाई जिसके पास कुछ भी न हो। अपकृत कहते हैं, अप होता है मतलब बुरा, अर्थात कृत मतलब यानी कि जो बुरा, कृत अर्थात कार्य करा हुआ हो। अगला प्रत्युत्पन्नमिति शब्द का कौन सा उपसर्ग है, अर्थात प्रत्यु उत्पन्न
मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए इसमें भाई यण स्वर संधि का प्रयोग करा गया है और यण स्वर संधि का प्रयोग करने के बाद ये किसमें टूटेगा? प्रतिधान उत्पन्न धान मति, अर्थात इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग करा गया है? तो भाई इसका आंसर कौन सा होगा? बी होगा, अर्थात कौन से? बी का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा जाता है आपका? 20। मतलब कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? अर्थात इसमें से 3 कैसे होंगे आपके? तद्भव होंगे और एक तद्भव हो या कोई अन्य हो, अर्थात एक शब्द कैसा है इसमें? तत्सम। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना। और भाई अधिक से अधिक चैनल पर जुड़ते रहें और आपको जिस तरीके के टेस्ट चाहिए आप मुझे बोलें किस किस परीक्षाओं के अनुसार, तो मैं उसी प्रकार के क्वेश्चन ऐड करूंगा। अगर क्वेश्चनों की संख्या कम लग रही हो तो क्वेश्चनों की संख्या और बढ़ाएंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।